रना रना रनु रे 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 नजरिया। दोस्तों नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरे भोर का तारा चैनल में आपका पुनः स्वागत है। मैं हूं सुदन चंदोला। आज मैं वार्ताओं की श्रृंखला अखंड भारत बनाम भारतीय उपमहाद्वीप के दूसरे सोपान या दूसरे अध्याय पर चर्चा करूंगा। दूसरा अध्याय है अखंड भारत खंडित हुआ। पुनः एक अनुरोध, अगर आपको मेरी वार्ता पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल बटन दबाना न भूलें। हो सके आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट भी डालना न भूलें। दूसरी बात जो मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि 2020 में मेरी एक किताब प्रकाशित हुई थी जिसका शीर्षक था कॉम्बेटिंग एवरलास्टिंग ट्रेजेडी, यूनाइटेड नेशंस ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। मेरे द्वारा इस वार्ता में जो तथ्य दिए जा रहे हैं उसमें कई तथ्य आपको उक्त पुस्तक में भी मिल जाएंगे, और अगर आपको विस्तृत जानकारी लेनी हो तो आप ऑनलाइन बुक स्टोर से इस पुस्तक को प्राप्त कर सकते हैं। भारत जिसे विश्व में इंडिया के नाम से जाना जाता है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अपने अस्तित्व में आया, किंतु भारतीयों के लिए यह गर्व की बात नहीं थी, क्योंकि यह एक ऐसा भारत था जिसने कि देशवासियों को सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और मानसिक दास्ता की बेड़ियों में जकड़ दिया। भारत भूमि पर गुलामी से साक्षात्कार भारतवासियों का पहली बार हुआ था। बेहतर भविष्य की खोज में आक्रमणकारियों और विदेशी राजाओं का भारत भूमि में आना कोई नई बात नहीं थी। इतिहास गवाह है कि भारत भूमि में अनेक शासक और जातियां बाहर से आई ज़रूर, पर बहुत जल्दी उन्होंने अपने इस देश को अपना हमवतन बना लिया। सिकंदर, मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गजनवी, तैमूर, नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली जैसे लुटेरे आए। उन्होंने यहाँ पर आकर के लूटपाट की, जितना बटोर सकते थे बटोरा और वापस अपने मुल्क चले गए। अधिकांश राजा भले ही तलवार के बल पर इस मुल्क में आए हों और इस मुल्क में जीते हों, लेकिन शनय शनय करके उन्होंने भारत भूमि को अपना निवास स्थान बना दिया। ऐतिहासिक तथ्यों को माने तो आर्य भाषाई जातियों के आगमन या आर्य भाषाइयों के भारत आगमन से पहले से लेकर मुगलों के भारत में आने तक अधिवासन की यही कथा है। वो आक्रमणकारी बन करके आए ज़रूर, लेकिन भारत भूमि को उन्होंने अपनी भूमि बना दिया और भारत की संपदा को भारत में ही रहने दिया। 19वीं 20वीं सदी में जो ब्रिटिश शासन भारत में आया वह अपने आप में इन सारे शासनों से पृथक था। भारत ब्रिटिश हुक्मरानों के लिए एक उपनिवेश था, एक ऐसा उपनिवेश जो उनकी सामरिक आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता था। इस देश के आर्थिक और मानव संसाधनों का दोहन कर उसे लगभग 8000 किलोमीटर दूर स्थित अपने देश ग्रेट ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में लगाना उनकी एकमात्र वरीयता थी। उसके लिए चाहे किसानों से ज़बरदस्ती अफीम की खेती करानी हो या चाहे नील की खेती, और चाहे उनको ज़बरदस्ती अपने सात समंदर पार दूसरे उपनिवेशों में काम करने के लिए, बेगार करने के लिए भेजना हो, वो अंग्रेजी हुकूमत ने
हिंदुस्तान में किया। उस जमाने में राज्य की आय का मुख्य स्रोत लैंड रेवेन्यू हुआ करता था। अतः लैंड रेवेन्यू वसूल करने के अलग अलग तरीके इस्तेमाल किए गए कि जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लैंड रेवेन्यू ब्रिटिश सरकार को मिल सकें। जो भी तथाकथित भूमि सुधार थे, चाहे वो रेत वाली सेटलमेंट का रहा हो, महलवारी सेटलमेंट रहा हो या परमानेंट सेटलमेंट रहा हो, उन सारा का उद्देश्य ब्रिटिश खजाने को भरना था। इस तरह पहली बार भारत किसी विदेशी शक्ति का गुलाम हुआ, लेकिन भारत को गुलाम रखने की यह तजवीज़ लंबे वक्त तक काम नहीं आ पाई। 20वीं सदी के दूसरे दशक में भारत की आज़ादी ने व्यापक जन आंदोलन का रूप लेना प्रारंभ कर दिया। आंदोलनों के रूप अलग अलग थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आंदोलन अहिंसात्मक असहयोग और जन भागीदारी पर केंद्रित था, तो कुछ अन्य दल क्रांतिकारी विरोध के अनुयायी थे और लाला हरदयाल की गदर पार्टी, सुभाष चंद्र बोस की आईएनए जैसे कुछ संगठन विदेशी सहयोग से भारत की आज़ादी के लिए सशस्त्र युद्ध के पक्षधर थे। मुस्लिम लीग का केंद्र बिंदु मुस्लिम हित थे, वो चाहे ब्रिटिश शासन के अधीन हो या मुस्लिम होमलैंड के रूप में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मुस्लिम लीग के नेता हिंदू बहुल संगठन मानते थे। हालांकि कांग्रेस में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे इस्लामी विद्वान और धर्मनिष्ठ मुसलमान कांग्रेस के शीर्ष पदों पर आसीन हो चुके थे। मुस्लिम लीग की मिस इन्फॉर्मेशन टेक्निक और हठ धर्मिता से लगभग सभी राजनीतिक दलों और नेताओं को स्पष्ट हो चुका था कि तब हिंदुस्तान के इंडिया की आज़ादी और शांतिपूर्ण भविष्य के लिए देश का मुस्लिम और गैर मुस्लिम के सिद्धांत पर विभाजन ही एकमात्र रास्ता रह गया है। यह स्थिति ग्रेट ब्रिटेन के स्वार्थों के भी अनुरूप थी। सन 1947 में भारत की आज़ादी से पहले, या दूसरे शब्दों में कहें भारत के विभाजन से पूर्व, वर्ष 1939 से 1945 तक चले दूसरे विश्व युद्ध में ग्रेट ब्रिटेन को बहुत नुकसान हुआ था और बहुत मुश्किलातों से गुजरना पड़ा था। आप सब लोग जानते हैं कि ग्रेट ब्रिटेन को इस युद्ध में पराजय से बचाने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एक बहुत बड़ी भूमिका थी। ग्रेट ब्रिटेन पर भारत की आज़ादी के लिए अमेरिका का दबाव था। इस तथ्य की पुष्टि के लिए मैं आपको लिए चलता हूँ अगस्त 1941 में उत्तरी अटलांटिक में न्यू फाउंडलैंड के तट पर, जहाँ पर कि अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन के बीच में मशहूर अटलांटिक चार्टर पर दस्तखत हुए थे। 14 अगस्त 1941 अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट, जो अपने युद्धपोत यूएसएस ऑगस्टा, और यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री विंस्टन एस चर्चिल, जो अपने युद्धपोत एचएमएस प्रिंस ऑफ वेल्स पर सवार होकर आए हैं, अर्जेंटिना की खाड़ी में मिलते हैं। वार्ता का विषय है यूरोप को जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर के हाथों से बचाना। यूनाइटेड किंगडम की स्थिति नाजुक बनी हुई है, किंतु वार्ता के दौरान रूजवेल्ट भारत की लोगों की स्वतंत्रता का भी प्रश्न उठाते हैं। रूजवेल्ट कहते हैं, विच एवर ऑफ योर मिनिस्टर्स रिकमेंड्स अ पॉलिसी विच टेक्स वेल्थ इन रॉ मटेरियल्स आउट ऑफ ए कॉलोनियल कंट्री बट विच रिटर्न्स नथिंग टू द पीपल ऑफ दैट कंट्री in consideration. 20th century methods involve bringing industry to these colonies. 20th century methods include increasing the wealth of a people by increasing their standard of living, by educating them, by bringing them sanitation, by making sure that they get return for the raw wealth of their community. चर्चिल पूछते हैं, You mentioned India. क्या तुमने भारत का जिक्र किया? और रूजवेल्ट कहते हैं, हाँ, यस, आई कांट बिलीव दैट वी कैन फाइट ए वॉर अगेंस्ट फैसिस्ट स्लेवरी एंड एट द सेम टाइम नॉट वर्क टू फ्री पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड फ्रॉम ए बैकवर्ड कॉलोनियल पॉलिसी। मैं यह नहीं मानता कि हम फांसी दास्ता के विरुद्ध लड़ाई लड़ सकते हैं, जबकि ठीक उसी समय दुनिया भर के लोगों को एक पिछड़ी उपनिवेशी नीति से मुक्त करने के लिए हम कुछ ना करें। अमेरिका की युद्ध सामग्री और सामरिक
तथा आर्थिक मदद से ही यूनाइटेड स्टेट्स द्वितीय विश्व युद्ध में अपनी जीत बनाए रख सका था। भारत की आज़ादी उस एहसान का एक नेचुरल आउटकम था। दूसरी ओर इंडियन कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और निष्कासित नेता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जापानी सरकार की मदद से भारत पर आक्रमण एक निकट विजय थी, जो कि अनेकों कारणों से नहीं हो सकी, लेकिन ब्रिटिश शासन के लिए भविष्य में एक खतरे का संकेत देती थी। इतना ही नहीं, जब नवंबर 1945 से मई 1946 तक आईएनए के सैनिकों का ग्रेट इंडियन रेड फोर्ट ट्रायल हुआ, तो उसमें भारत के तमाम सारे गणमान्य व्यक्ति और प्रमुख दलों के राजनीतिक नेता उनकी मदद करने के लिए आ खड़े हुए। पूरा जनमानस इन फौजियों के प्रति हमदर्दी रखता था और इनको किसी भी प्रकार का दंड दिए जाने के विरुद्ध था। ब्रिटिश हुकूमत अब इस भंवरजाल से निकलना चाहती थी और चाहती थी हिंदुस्तान से सम्मानपूर्वक विदाई, वह भी जितनी जल्दी हो सके। 1947 के आते आते विभाजन की सुगबुगाहट शुरू हो गई थी। स्वार्थी तत्व दंगाइयों का रूप ले चुके थे। अंग्रेज हुक्मरान इन दंगों में अपना हाथ नहीं डालना चाहते थे। वे विभाजन संबंधी रक्तपात की जिम्मेदारी भी नहीं लेना चाहते थे। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने जब 3 जून 1947 को भारत पाकिस्तान का विभाजन का प्रस्ताव इस उपमहाद्वीप के नेताओं के सामने रखा, तो उस प्रस्ताव को बड़ी आसानी से देश के नेताओं ने स्वीकार कर लिया। इस योजना, जिसे माउंटबेटन प्लान के नाम से जाना जाता है, से तत्कालीन इंडिया मुस्लिम और गैर मुस्लिम आधार पर विभाजित किया जाना था। माउंटबेटन अपनी इस योजना को सार्वजनिक करने के लिए 1947 की 3 जून को नेहरू, जिन्ना और बलदेव सिंह के साथ ऑल इंडिया रेडियो पर आए और अपनी योजना की घोषणा की। अगली सुबह माउंटबेटन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रेस को बताया कि ब्रिटिश अगस्त मध्य तक भारत छोड़ देंगे। इस योजना को कानूनी रूप देने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने इंडियन इंडिपेंडेंस बिल रखा गया, जिसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 18 जुलाई 1947 को पास कर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में तब्दील कर कानून बना दिया। इस एक्ट या अधिनियम से 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि अर्थात 15 अगस्त के 00 आवर्स से दुनिया के नक्शे से ब्रिटिश इंडिया समाप्त हो गया और उसके स्थान पर 2 स्वतंत्र ब्रिटिश डोमिनियन, और हिंदी भाषा में कहें तो 2 अधिराज्य इंडिया और पाकिस्तान अस्तित्व में आ गए। मैं उक्त इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के सेक्शन 1, जो द न्यू डोमिनियन शीर्षक के अंदर लिखा गया है, के संदर्भित अंश को हूबहू पढ़ करके सुना रहा हूं और उसे स्क्रीन पर भी प्रस्तुत कर रहा हूं। 1. As from the 15th day of August 1947, 2 independent dominions shall be set up in India, to be known respectively as India and Pakistan. 2. The said dominions are hereafter in this act referred to as the new dominions, and said 15th day of August is hereafter in this act referred to as the appointed day. अर्थात 1 अगस्त 1947 के 15वें दिन से इंडिया में 2 स्वतंत्र डोमिनियंस या अधिराज्य, जिन्हें इंडिया और पाकिस्तान के नाम से जाना जाएगा, स्थापित किए जाएंगे। दूसरा, इसके उपरांत इस अधिनियम में संदर्भित उपरकथित डोमिनियंस को नए डोमिनियंस, नए अधिराज्य और कथित अगस्त माह के 15वें दिन को निर्धारित दिन के नाम से संदर्भित किया जाएगा। एक विशेष बात यह थी कि इन 2 स्वतंत्र अधिराज्यों या डोमिनियंस में भारत की प्रिंसली स्टेट्स शामिल नहीं थी। ऑफिशियली इन्हें इंडियन स्टेट्स कहा जाता था और सामान्य भाषा में प्रिंसली स्टेट्स।
इनकी संख्या जैसे मैंने पहले ही बताया लगभग 562 थी और इनमें से सबसे अधिक क्षेत्रफल रखने वाले राज्य थे कश्मीर और हैदराबाद। इन प्रिंसली स्टेट्स के लिए इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 की धारा 7 की उपधारा 1 में निम्नलिखित व्यवस्था थी। As from the appointed day, His Majesty's government in the United Kingdom have no responsibility as respects the government of any of the territories which immediately before that day were included in British India. B. The sovereignty of His Majesty over the Indian States lapses, and with it all treaties and agreements in force at the date of the passing of this Act between His Majesty and the rulers of Indian States, all functions exercisable by His Majesty at that date with respect to Indian States, all obligations of His Majesty existing at that date towards Indian States or the rulers thereof, and all powers, rights, authority or jurisdictions exercisable by His Majesty at that date in or in relation to Indian States by treaty, grant, usage, sufferance or otherwise. And C. There lapse also any treaties or agreements in force at the date of the passing of this Act between His Majesty and any person having authority in the tribal areas, any obligation of His Majesty existing at that date to any such persons or with respect to the tribal areas, and all powers, rights, authority or jurisdiction exercisable at that date by His Majesty in or in relation to the tribal areas by treaty, grant, usage, sufferance or otherwise. मतलब संक्षेप में कहें तो निर्धारित तिथि अर्थात 15 अगस्त 1947 से तत्समय ब्रिटिश इंडिया में शामिल किसी भी क्षेत्र के लिए यूनाइटेड किंगडम की सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ख. इंडियन स्टेट्स के ऊपर ब्रिटिश सरकार की आधिकारिकता या सजरेंटी, उनके साथ की गई संधियां, ग्रांट, उपयोग या सफरेंस आदि उनके ऊपर ब्रिटिश सरकार को प्राप्त अधिकारों सहित समाप्त हो जाएंगी। ग. किसी भी ऐसे व्यक्ति जिसे जनजाति क्षेत्रों के ऊपर शासन करने के लिए अधिकृत किया गया हो, ब्रिटिश सरकार द्वारा उनके साथ की गई और प्रभावी संधियां, ग्रांट, उपयोग या सफरेंस आदि उनके ऊपर ब्रिटिश सरकार को प्राप्त अधिकारों सहित समाप्त हो जाएंगी। आज़ादी के समय ब्रिटिश इंडिया के कुल भूभाग का 45% भूभाग इन छोटे बड़े इंडियन स्टेट्स के तथाकथित अधिकार क्षेत्र में था। सबसे बड़ी स्टेट जैसे मैंने पहले बताया जम्मू कश्मीर थी, जिसके पास लगभग 85,865 वर्ग मील भूमि थी, और उसके पश्चात हैदराबाद 82,698 वर्ग मील भूमि लेकर के दूसरे स्थान पर काबिज था। ब्रिटिश इंडिया को 2 राजनीतिक इकाइयों में बांटा गया। पश्चिम में पूर्वी पंजाब, उत्तर पश्चिम प्रांत यानी नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, सिंध, बलूचिस्तान, और पूर्व में पूर्वी बंगाल, ये पाकिस्तान को मिला और शेष हिस्सा भारत के कब्जे में रहा। और जैसे मैं कह चुका हूँ, पहले भी बता चुका हूँ, प्रिंसली स्टेट्स का स्वतंत्र अस्तित्व बना रहा, चाहे वो किसी भी सीमा रेखा के अंतर्गत आती हों। भारत आज़ाद हुआ पर खंडित। पाकिस्तान के गठन का मूल आधार ब्रिटिश इंडिया के सभी मुसलमानों के लिए सेपरेट होमलैंड था, पर ऐसा नहीं हुआ। तत्कालीन हिंदुस्तान के प्रायः मुसलमानों ने अपना वतन छोड़ करके, अपनी ज़मीन छोड़ करके पाकिस्तान जाना उचित नहीं समझा और वो हिंदुस्तान में ही रुके रहे। आश्चर्य, 15 अगस्त को पाकिस्तान एक डोमिनियन तो बना, किंतु उसका सीमांकन 16 अगस्त तक नहीं हुआ। अंग्रेजी हुकूमत ने बॉर्डर डिमार्केशन करने की जिम्मेदारी सर साइरिल रेडक्लिफ को सौंपी थी। बताया जाता है कि सर साइरिल रेडक्लिफ ने 15 अगस्त 1947 को बॉर्डर डिमार्केशन लाइन तैयार कर दी थी, किंतु लॉर्ड माउंटबेटन के
सजेशन पर या उनके अनुरोध पर इसको एक दिन के लिए मुलतवी किया और यह रेखा जिसको कि सारिल रेडक्लिफ के नाम से जाना जाता है 16 अगस्त 1947 यानी आज़ादी के एक दिन बाद ही प्रकाशित हो सकी। 16 अगस्त तक छोटा हो या बड़ा किसी को मालूम नहीं था कि कहाँ से पाकिस्तान की सीमा प्रारंभ होती है या कहाँ से हिंदुस्तान की सीमा समाप्त होती है या कहाँ से हिंदुस्तान की सीमा प्रारंभ होती थी, लेकिन पलायन प्रारंभ हो चुका था। दरअसल पलायन तो बहुत पहले लगभग 1 वर्ष पूर्व से ही प्रारंभ हो चुका था और सब लोग अपने अपने उस वतन के लिए पलायन कर रहे थे जो उनके लिए निश्चित किया गया था। आज़ादी के ठीक 1 साल पहले 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के सरबराह सुहरावर्दी और जिन्ना ने मुसलमानों से डायरेक्ट एक्शन का आह्वान किया, जिसके क्रम में कलकत्ता में हिंदू और मुसलमानों की लाशों के ढेर लग गए। जिस व्यक्ति पर कानून एवं व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी थी, यानी बंगाल के प्राइम मिनिस्टर पर जो सुहरावर्दी साहब थे, वो स्वयं ही इस हत्याकांड करने के जनक थे। इतना ही नहीं, उन्होंने 16 अगस्त को गवर्नर साहब से कह करके सार्वजनिक अवकाश भी घोषित करा दिया, जिसके कारण सभी दंगाई बड़े आराम से इस दंगे में शामिल हो सकें। जिन्ना ने स्पष्ट तौर पे कह दिया था कि या तो उन्हें एक बर्बाद हिंदुस्तान मिलेगा या एक विभाजित हिंदुस्तान, डिवाइडेड इंडिया मिलेगा। मुस्लिम लीग की इस हरकत से हिंदू और मुसलमान समाज का एक दूसरे के विपरीत ध्रुवों में ध्रुवीकरण होना, लामबंद होना स्वाभाविक था। 16 अगस्त का कोलकाता भीषण नरसंहार कालांतर में नोवाखाली, बिहार और यूनाइटेड प्रोविंसेस, गढ़मुक्तेश्वर, रावलपिंडी और अनेक दंगों का उत्प्रेरक बना। भारत के लिए पलायन करने वाले तकरीबन 72 लाख हिंदू और सिखों में से सबसे अधिक शरणार्थी भावी पाकिस्तान की पश्चिमी शाखा से आए। ज़्यादातर मुसलमान भी पश्चिमी पाकिस्तान गए। कुल 72 लाख मुहाजिरों में से 65 लाख स्वेच्छा से शायद ही किसी ने घर छोड़ा हो। पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी बंगाल से विस्थापित सभी हिंदू और सिखों को अपनी चल और अचल संपत्ति को छोड़ करके हिंदुस्तान का रास्ता पकड़ना पड़ा। क्योंकि पाकिस्तान एक सेपरेट मुस्लिम होमलैंड फॉर मुस्लिम्स की डिमांड पर बना था, अतः कई ऐसे मुसलमान थे कि जिन्होंने भारत की ज़मीन को अपनी इच्छा से पाकिस्तान के लिए छोड़ना उचित समझा और वह पाकिस्तान गए। वे अपने आप की परिभाषा में अपनी बराबरी ईसा की 6वीं शताब्दी में इस्लाम के पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब PBH के साथ मक्का से मदीना हिजरत किए गए उन मुसलमानों से कर रहे थे जिन्होंने अल्लाह के रसूल का साथ निभाया था और मदीना के लिए हिजरत की थी। कुछ इलाकों में गरीब जनता के पास एक ही विकल्प था। उनकी इच्छा का कहीं पर कोई प्रश्न नहीं था। उनके पास एक ही विकल्प था, या तो अपने घरों में मारे जाएं या वो अपने घर से निकल करके उस भूमि की तरफ कूच करें जो उनके लिए इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ने तय कर दी थी। मार्च 1947 में 6 मार्च से 13 मार्च तक रावलपिंडी के थोवा खालसा, चोवा, थोवा थामली, नारा और बेवाल जैसे गांवों में हुए अत्याचारों ने हिंदू और सिख महिलाओं को आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया। पुरुष दंगाइयों के हाथ मारे गए। जो बच सके उन्होंने पूर्वी पंजाब की राह पकड़ी। ऐसा कहते हैं कि उनके बचे खुचे परिवारों के वंशजों द्वारा प्रत्येक वर्ष 13 मार्च शहीदी दिवस के रूप में आज भी मनाया जाता है। अपने घर गांव को छोड़कर दूसरे मुल्कों को जाना भी आसान नहीं था। रास्ते में दंगाई घात लिए बैठे रहते थे
इसलिए पलायन करने वाले लोग कारवां या काफिलों में चलते थे ताकि एक दूसरे से मदद मिल सके। महिलाएं ऐसे कारवां में सॉफ्ट टारगेट होती थी। हथियारबंद दंगाई अचानक से इन काफिलों या कारवाओं पर अटैक करते थे और उनसे महिलाओं को लूट कर ले जाते थे। लूट की औरतों के साथ क्या क्या होता था, इसकी एक झलक हमें श्रीमती अनीस किदवाई की किताब आज़ादी की छाँव में मिलती है। श्रीमती अनीस किदवाई स्वयं उस समय अपहरित महिलाओं की बरामदगी में लगी हुई थी। उन्होंने जिस तरह का वर्णन किया है वो मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं उसे अपने मुंह से पढ़ करके आपको सुना सकूं, इसलिए मैं उस चीज़ को आपको स्क्रीन पर प्रस्तुत कर रहा हूं। आतंकवादी मुस्लिम नेशनल गार्ड और हिंदू सिखों की सुरक्षा के लिए बने हुए शहीदी जत्थे अपने अपने क्षेत्र में इन दंगों को अंजाम दे रहे थे। लाहौर के उत्तर पश्चिम में मात्र 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित तत्कालीन शेखुपुरा में मुस्लिम गार्ड द्वारा 25 और 26 अगस्त को भीषण नरसंहार किया गया। यहीं पर अपने सम्मान को बचाने के खातिर सिख महिलाओं ने कुओं में कूद करके अपनी आहुति दी और इतनी महिलाओं ने आहुति दी कि सारे कुएं भर गए, बाकी के लिए जगह ही नहीं बची। जब इस तरह की दर्दनाक कहानियां लेकर के शरणार्थी दिल्ली पहुंचे तो दिल्ली में जनमानस भड़क उठा। चुन चुन करके मुस्लिम घरों की लूट हुई, औरतों पर हर तरह की हिंसा हुई। ऐसा ही रावलपिंडी में मार्च 1947 में हुए भीषण नरसंहार की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप भरतपुर और मेवात की प्रिंसली स्टेट्स में हुआ था, जहां लगभग 30,000 मुस्लिमों ने जान गंवाई, 50 गांव बर्बाद हुए और 1 लाख से ज़्यादा लोग बेघरबार हुए। ये चंद घटनाएं हैं और चंद आंकड़े हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। उस वक्त न किसी के पास इन आंकड़ों को इकट्ठे करने की कोई व्यवस्था थी और ना ही कोई संस्था थी और ना ही किसी के पास कोई फुर्सत। नेतागण भावी भारत और पाकिस्तान में अपनी अपनी भूमिका एवं भाग्य को तलाशने में व्यस्त थे। 17 अगस्त 1947 को पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान और भारतीय प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू अंबाला में मिले ज़रूर, और इस प्रश्न पर, इस बिंदु पर उन्होंने विचार किया ज़रूर, किंतु तब तक 10 लाख से अधिक शरणार्थी बॉर्डर पार कर चुके थे और लगभग इतने ही अपने घरों से निकल चुके थे एक दूसरे देश जाने के लिए। फलतः हत्या, लूट और बलात्कार की घटनाएं अनवरत तौर पर होती गई और पलायन अनवरत तौर पर होता गया। पुलिस भरोसेमंद नहीं रह गई थी। उनकी देखरेख में ट्रेन से जा रहे, ट्रेन से भाग रहे शरणार्थियों पर दंगाइयों के द्वारा हमला किया गया। निसंदेह इंडियन आर्मी सेक्युलर थी, किंतु इंडियन आर्मी का इन दंगों को रोकने में कोई सीधी भूमिका नहीं थी और नहीं कानून एवं व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी उनको
सौंपी गई थी। 60,000 सिपाहियों की एक पंजाब बाउंड्री फोर्स जरूर बनाई गई थी, जिसके तत्कालीन कमांडर मेजर पीट रीच थे और ओवरऑल जिम्मेदारी ब्रिटिश जनरल सर रॉब हार्ट की थी। लेकिन श्री T.W. रीस की कमांड में बनी हुई यह बाउंड्री फोर्स अक्षम साबित हुई और ये 1 अगस्त 1947 में गठित हुई थी और केवल 1 माह तक का ही कार्यकाल पूरा कर सकी और 1 सितंबर को इसे डिसबैंड कर दिया गया। ब्रिटिश ऑफिसर्स दरअसल अब हिंदुस्तान, पाकिस्तान और हिंदुस्तानी मामलों के पछड़े में पड़ना नहीं चाहते थे। उनकी प्राथमिकता थी कि इस देश को छोड़कर जितनी जल्दी जाया जा सके चला जाए। मौलाना अबुल कलाम को अंदेशा था कि खून खराबा होगा और उन्होंने अपनी आशंका को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बताया था कि उन्हें यह आशंका है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन ने उनकी इस आशंका को दरकिनारते हुए कहा कि ऐसा कतई नहीं होगा और जो उन्होंने कहा था उसको मैं आपको स्क्रीन पर पढ़ करके सुनाता हूं। At least on this question, I shall give you the complete assurance. I shall see to it that there is no bloodshed and riot. I am a soldier and not a civilian. Once partition is accepted in principle, I shall issue orders to see that there are no communal disturbances anywhere in the country. If there should be the slightest agitation, I shall adopt the sternest measures to nip the trouble in the bud. अर्थात कम से कम इस सवाल पर मैं आपको पूर्ण रूप से आश्वस्त करना चाहूंगा कि मैं सुनिश्चित करूंगा कि कहीं कोई खून खराबा और दंगा ना हो। मैं एक सिपाही हूं, एक सिविलियन नहीं। एक बार विभाजन को सैद्धांतिक स्वीकृति मिल जाए, फिर मैं यह सुनिश्चित करने के लिए कि देश में कहीं भी कोई भी मजहबी दंगे ना हो आदेश जारी कर दूंगा। अगर कहीं भी ज़रा सा भी एजिटेशन होता है तो मैं मूल में ही उसे नष्ट करने के लिए सख्त उपाय अपनाऊंगा। आगे आने वाले समय ने बताया कि लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा दिया गया यह आश्वासन कितना खोखला था। दरअसल लॉर्ड माउंटबेटन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उन्हें भारत छोड़ना था और किसी ऐसी तिथि पर जो स्वर्णिम हो, जो उनके साथ कहीं जुड़ी हुई हो, और ऐसी तिथि थी 15 अगस्त। दरअसल 2 साल पहले 15 अगस्त 1945 को जापान की सरकार ने अलाइड फोर्सेस द्वारा तय की गई शर्तों को मानने को स्वीकार कर लिया था और युद्ध विराम के लिए वो सहमत हो गए थे। 1947 के आते आते दुनिया के बड़े बड़े देश दो विपरीत गुटों, विपरीत ध्रुवों में, यानी ईस्टर्न ब्लॉक और वेस्टर्न ब्लॉक में बंट चुके थे। रूस का विस्तारवाद सदियों से यूनाइटेड किंगडम के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय रहा था। उसके दक्षिण में हिंद महासागर तक पहुंचने की लालसा का ग्रेट गेम अभी खत्म नहीं हुआ था। अखंड भारत की प्रमुख राष्ट्रवादी पॉलिटिकल पार्टी की सोच समाजवाद उन्मुख थी और आज़ादी के बाद अखंड भारत का सोवियत यूनियन की तरफ झुकाव एक स्वाभाविक परिणाम, एक स्वाभाविक गति लगता था। ब्रिटेन को यह स्थिति गंवारा नहीं थी। वहीं दूसरी ओर अफगानिस्तान के बॉर्डर पर, यानी सेंट्रल एशिया के बॉर्डर पर इस्लामिक सोच का एक देश पाकिस्तान ब्रिटिश हितों के लिए सर्वाधिक अनुकूल था। पाकिस्तान का सृजन वेस्टर्न ब्लॉक की पर्सपेक्टिव लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए ज़रूरी थी और दो अलग अलग मुल्कों के अस्तित्व में आने के बाद यह स्थिति बनी भी। एक का झुकाव
वेस्टर्न ब्लॉक की तरफ था तो दूसरे का झुकाव सोशलिस्ट अप्रोच की तरफ। मैंने इस वीडियो के जरिए गरीब और असहाय हिंदुस्तानियों, जिसमें वो भी शामिल हैं जो आज़ादी के बाद पाकिस्तानी कहलाए, की त्रासदी, पीड़ा और दुख दर्द की महज एक झलक दिखाई है। लगभग 72 लाख शरणार्थी पाकिस्तान की भूमि से भारत में आए और इतने ही भारत की भूमि से पाकिस्तान में गए। लगभग 10 लाख लोग मारे गए और 1.25 करोड़ से ज़्यादा लोग विस्थापित हुए। लाखों औरतों का स्त्रीत्व लुटा। सच बात तो यह है कि ऐसी अभूतपूर्व त्रासदी में किसी भी दुर्घटना और दुर्घटना में आहतों की गिनती करने वाला कोई व्यक्ति नहीं था, नहीं कोई संस्था थी। सभी मुसलमान पाकिस्तान चाहते थे या सभी ने मुस्लिम लीग को वोट किया, ऐसी बात कतई नहीं थी। तमाम सारे ऐसे मुस्लिम संगठन थे जिन्होंने मुस्लिम लीग के खिलाफ वोट किया। उनमें से चंद का नाम मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे जमात उलमाए हिंद, दार उल उलूम देवबंद, मजलिस अहरार और खाकसार आंदोलन। ये विभाजन की सोच के विपरीत थे और जब 1946 में चुनाव हुए तो इन संगठनों ने मुस्लिम लीग के खिलाफ वोट दिया। यूनाइटेड प्रोविंसेस को उस ज़माने में मुस्लिम लीग का हॉटबेड माना जाता था, लेकिन जब चुनाव हुए तो लगभग 1/3 मुसलमानों ने मुस्लिम लीग के हक में वोट नहीं किया। मुस्लिम लीग को मात्र 65% मुस्लिमों ने ही वोट किया। लेकिन दुख की बात यह है कि जब विभाजन हुआ तो विभाजन की विभीषिका से उन मुस्लिम्स को भी उस विभीषिका से गुजरना पड़ा जिन्होंने कि यूनाइटेड इंडिया, अखंड भारत के पक्ष में वोट किया था, मतदान किया था। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ और हर जगह गांधी जी का जय जयकारा था। मोहनदास करमचंद गांधी 24 घंटे के उपवास पर थे, वो कलकत्ता में थे। उन्होंने आज़ादी के इस उत्सव में शिरकत करने से मना कर दिया, बीबीसी को इंटरव्यू देने से मना कर दिया और कहा कि उनसे कह दो कि वो अंग्रेजी भूल चुके हैं। और भी कई लोग थे जिनको आज़ादी का ये अंदाज़ पसंद नहीं आया। भारतीय उपमहाद्वीप के एक प्रख्यात शायर फैज़ अहमद फैज़ ने सुबह आज़ादी का ये नज़ारा देखा तो उनके दुखी मन से ये अशार निकल पड़े। ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, वो इंतज़ार था जिसका ये वो सहर तो नहीं, ये वो सहर तो नहीं जिसकी आरज़ू लेकर चले थे यार कि मिल जाएगी कहीं न कहीं, फलक के दश्त में तारों की आखिरी मंजिल, कहीं तो होगा शबे सुस्त मौज का साहिल, कहीं तो जाके रुकेगा सफीनाए गमे दिल। ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, वो इंतज़ार था जिसका ये वो सहर तो नहीं। अखंड भारत के विभाजन की जो विवेचना मैंने की है, उसका मकसद हमारे द्वारा गुजरे वक्त में की गई गलतियों और सच कहें तो पापों से स्वयं को रूबरू कराना है। हम ही इन अपराधों के जनक थे, हम ही किरदार थे, हम ही ने जुल्म किया और हम ही ने जुल्म भोगे भी। जो कुछ हुआ उसके लिए हम ही जिम्मेदार थे। इस वीडियो के जरिए मेरा भारतीय उपमहाद्वीप के बाशिंदों के लिए संदेश है
कि हम आगे से ऐसा कुछ ना करें जिससे मानवता, इंसानियत शर्मसार हो। इस महाद्वीप के देश आज भले ही एक दूसरे से राजनीतिक मतभेद रखते हैं, पर वास्तव में वे आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक आधार पर एक दूसरे के पूरक हैं। हम पुनः अखंड भारत का निर्माण कर सकते हैं, एक एकीकृत भारतीय उपमहाद्वीप का, यूनाइटेड नेशंस ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट बनाकर। इस सब कॉन्टिनेंट का एक मिला जुला इतिहास रहा है, शायद यूरोप से बेहतर, किंतु यूरोप आज एक यूरोपियन यूनियन है जिसमें युद्ध की कोई गुंजाइश नहीं है। 27 देशों ने आपस में समझौता कर लिया है, वो युद्ध नहीं करेंगे और वो एक प्रबल राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक एंटिटी बन करके उभर चुके हैं। यूरोप का इतिहास तो लड़ाइयों का इतिहास रहा है, शायद इतना बुरा इतिहास इस भारतीय उपमहाद्वीप का नहीं रहा। मैं अगले सोपानों में आपको बताऊंगा कि यूरोप किस तरह से आपस में लड़ा था और किस तरह से एक हुआ यूरोपियन यूनियन बनाकर। तब तक के लिए मुझे आप इजाज़त दीजिए। नमस्कार।